भाई बीइंग ओरिजिनेटिव के नाम से कौन है भाई ये? आर्यन? सर नेहा मौर्य। ओके नेहा, आप जुड़िए। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कल की क्लास के आगे। कल मैंने बट मैंने कल होमवर्क में दिया था कि ये एक्सियल कंडीशन का डेरिवेशन डिराइव करके लेके आओ। केवल जय के अलावा किसी ने भी नहीं भेजा भैया इक्वेटोरियल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भैया यश, तुमने क्यों नहीं भेजा? समझ में तो आया होगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ, 10 भेज दे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब भेज देना क्लास के बाद में। बच्चों आज यस अपन सर। स्टडी कर रहे हैं आगे। आज अपन को पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालिए। आज सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल दीजिए प्लीज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला टॉपिक है भाई आर्यन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है ना? अब पहले समझने की कोशिश करो, बाद में लिखवाऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप देखो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या बोलना चाहते हैं मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? जरा बताइए। कौन जवाब देगा भाई? जय देगा जवाब। जय, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, बोलो। सर नॉन यूनिफॉर्म है। वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब बच्चों है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम नहीं है। अगर आप यहां पे पॉइंट ए ले लें और यहां पे पॉइंट बी ले लें, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। मतलब आप क्या लिखोगे कि ई ए का मैग्नीट्यूड कम है और ई बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ई बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब आर्यन बताएगा कि ई ए का मैग्नीट्यूड कम क्यों है और ई बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा क्यों है। आर्यन बताओ। हम्म, आर्यन बताओ। हाँ भाई, नहीं पता। जय तुम ही बताओ बेटा। सर बी वाला चार्ज के पास है वहाँ उसको पे सर ज्यादा। जो ना ए नहीं, पॉइंट पे है। हाँ बिल्कुल गलत बताया भाई आपने, प्रेडिक्टेशन किया है, गलत है। हाँ बताओ भाई सर जय। ए पे कंसंट्रेशन कम है और बी पे ज्यादा है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में यूज करते हैं बेटा। यहां पर आप यूज करो जिसका नाम है फ्लक्स डेंसिटी। क्या यूज करोगे? फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। याद करो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया के। तो अगर यहां पर आप दो चूड़ी रख दो बिल्कुल सेम नाप की, एक चूड़ी आपने ये रख दी और एक चूड़ी आपने सेम नाप की ये रख दी, तो देखो बच्चों यहां पर इस चूड़ी से केवल 3 लाइन क्रॉस हो रही हैं, मगर यहां वाली चूड़ी उसी नाप की है और इससे देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन क्रॉस हो रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि बी पर फील्ड स्ट्रांग है और ए पर फील्ड कमजोर है। तो हम कहेंगे कि बी पर फील्ड स्ट्रांग है और ए पर फील्ड गुड इवनिंग कमजोर सर। है। यस, गुड इवनिंग बेटा। तो बी पर फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है और ए पर फील्ड कमजोर है निशांत, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ए से कम पास हो रही हैं और नंबर ऑफ लाइंस बी से ज़्यादा पास हो रही हैं। तो ये फील्ड हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक ना? ये फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि लाइन डेंसिटी अलग अलग है। लाइन डेंसिटी मतलब कौन सी लाइन डेंसिटी? इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी। और लाइन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो ये फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर फील्ड कमजोर है। बट अब दूसरी सिचुएशन देखिए बच्चों, ये पहली सिचुएशन थी, अब दूसरी सिचुएशन देखिए।
यहां पर कोई चूड़ी रख दो और उसी नाप की दूसरी चूड़ी यहां पर रख दो। चलो बताओ यशराज, 2 पॉइंट हैं ए और बी, और 2 पॉइंट में मैंने कहा ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। बताओ बेटा किस तरफ बड़ा आएगा किस तरफ छोटा आएगा? बराबर है सर। बराबर है, बिल्कुल सही। तो दोनों इक्वल आएगा। तो इसको, इस तरीके के फील्ड को हम बोलते हैं बच्चों क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नोट कर लो बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बना लीजिए इसको। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डेफिनेशन बनने वाली है, पहले इतना नोट करिए। सर ये लास्ट का फिर से बताओ ना सर। यहां पर देखो बेटा, ई ए और ई बी दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम है कि अलग अलग है आर्यन? आर्यन दोनों पॉइंट अलग अलग होगा ना? क्यों होगी अलग अलग? नंबर ऑफ लाइंस देखो, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से नंबर ऑफ लाइन सेम जा रही है कि अलग अलग जा रही हैं? अलग अलग जा रही है। क्यों जा रही है अलग अलग? काउंट करो कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4। इसके अंदर भी काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4। अरे अच्छा, हाँ नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है सर। यही तो बताया था ना मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में कि नंबर ऑफ लाइंस देखते हैं। मैं ऊपर वाला देख रहा था। नहीं, ऊपर वाला देख मैं नीचे वाला बता रहा हूँ। ऊपर वाला तो नॉन यूनिफॉर्म है, बता चुका। नीचे वाला यूनिफॉर्म है। हाँ नोट कर लो इतना, नोट करो इतना और बोलो डन। नोट करने के बाद सभी बच्चे बोले डन। फिर अपन डेफिनेशन लिखाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा लिखा हुआ है, डैश करके। एक जैसा लिखा हुआ है। हाँ एक जैसा हिंदी में। अच्छा अच्छा, एक जैसा। हाँ हिंदी में एक जैसा, एक जैसा या एक समान। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते ना, उसका मतलब होता है एक जैसे दिखने वाली। इसलिए बच्चे समझ में आ गए कि हमारे स्कूल के, इसलिए यूनिफॉर्म चलती है। बना लिया? एक मिनट सर, अभी नहीं हुआ। चलो बना लो। भाई डन। चलो लिखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन। यस सर। हाँ डेफिनेशन लिखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, इफ एट each point, if at each point of any electric field
field if at each point of an electric field the direction of field and magnitude को हिंदी में क्या बोलता हूं मैं, दम, मैग्नीट्यूड इज सेम। हाँ, इफ एट ईच पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब फील्ड की दिशा और फील्ड का दम सेम है, इज सेम, देन that field is called uniform electric field. Then that field is called uniform electric field. Okay, लिखो, it is represented by parallel electric lines of forces. It is represented by parallel electric lines of forces having equal gaps between them. हैविंग इक्वल गैप्स बिटवीन देम, ये देखिए, यस, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बेटा रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है सेम के बाद? एक मिनट बेटा, ये लिखा हुआ है बेटा कि सेम, देन दैट फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस। पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस, पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम होगी तभी तो पैरेलल होंगी, हैविंग इक्वल गैप बिटवीन देम, उनमें गैप इक्वल होगा। चलो नोट करो इतना, ये भी मैं फाइल भेज दूंगा ग्रुप में, फिर भी आप नोट कर लें। हैविंग इक्वल गैप्स बिटवीन देम, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस से, हैविंग इक्वल गैप्स बिटवीन देम। डन? हाँ, नोट करो। क्या मैं नोट इसलिए करवाने लग गया हूं कि अगर मैं छोड़ देता हूं, कहता हूं कर लेना फोटो से, तो तुम लोग वो भी नहीं लिखते हो जितना यहां लिखवा देता हूं, इसलिए मैंने कहा यही नोट्स बनवाओ भाई। तो इनके बीच में पैरेलल गैप होगा। चलिए सवाल करता हूं, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है। अब मैं आपके सामने कुछ फील्ड दिखा रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। चलिए, और यूनिफॉर्म यदि नहीं है तो किस वजह से नहीं है। अब मैं आपके सामने फील्ड प्रेजेंट कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म है या नहीं है। चलिए ये देखिए, हाँ भाई जय बताओ, डज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? जय बोलो बेटा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यश, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म है, बट मतलब सर लेकिन इक्वल गैप नहीं है। हाँ, तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ भाई? नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना। इक्वल गैप होने, इक्वल मतलब इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे इंटेंसिटी सेम नहीं है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर इंटेंसिटी कम है। डायरेक्शन सेम है बट फील्ड का जो टाइप है बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म है। नेहा समझ में आया? सो दिस इज द टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्यों? अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है तो ए की इंटेंसिटी बेटा होगी कम
और बी की इंटेंसिटी होगी क्या, ज़्यादा। मतलब ये मैग्नीट्यूड की वजह से नॉन यूनिफॉर्म। क्या नॉन यूनिफॉर्म बेटा, यूनिफॉर्म नहीं है जय, ये नॉन यूनिफॉर्म है। देखो ए पर गैप कम कम है, और सॉरी ए पर गैप ज़्यादा है और बी पर गैप कम है। समझ में आया? मैंने क्या लिखाया था, हैविंग इक्वल गैप बिटवीन देम, उनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। ये देखो हैविंग इक्वल गैप, ये लाइन पढ़ो, मतलब दो लाइंस के बीच में इक्वल गैप होगा तभी तो समझ में आएगा। और वैसे भी देखना है तो देख लो 2 पॉइंट पर आप अगर यहाँ पे चूड़ी रख करके देखोगे एग्जाम्पल के लिए, तो एक जगह पे ज़्यादा लाइन क्रॉस होगी, एक जगह पे कम लाइन क्रॉस होगी। ये देखो यहाँ पर चूड़ी ले लो, ये देखो ठीक है ना, इतनी बड़ी चूड़ी, और यहाँ पर छोटी सी ही चूड़ी में देखो 4 लाइन क्रॉस हो गई, और यहाँ पर बड़ी चूड़ी में 3 लाइन क्रॉस हो रही हैं। तो बी पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, फील्ड ज़बरदस्त हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। तो इसलिए बी पर फील्ड ज़्यादा होगा, ए पर फील्ड कम होगा। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। चलो सेकेंड क्वेश्चन। ये गैप सेम है बच्चों, मैं पहले कह देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये गैप सेम है। चलो बोलो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट। हाँ बताइए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? बताओ, पढ़ा चुका हूं क्लास में। नेहा आप बताइए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वो बनेगा ना, नेहा गेस करो, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? सर सुन लिया, आपकी बात सही डायरेक्शन है, वो टेंजेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो बताओ फिर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही। इस पॉइंट पर देखिए जो डायरेक्शन मिलेगी वो टेंजेंट से इधर मिलेगी, और इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन मिलेगी वो टेंजेंट खींचने पर इधर मिलेगी। मतलब दोनों पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये फील्ड क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे। हाँ चलिए, तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए अगला टॉपिक, लिखो बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए, फोर्स। अगला टॉपिक लिखिए, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। चलो ये बताओ बेटा कि अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज Q है और सोर्स चार्ज Q की वजह से यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है R डिस्टेंस पर, तो आर्यन बताइए इस पर लगने वाला Q नॉट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू कितना होगा? F इक्वल टू कितना होगा? सर योर स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंटिंग। स्नेहा अच्छा सॉरी, ये तो 10th क्लास का है, नो प्रॉब्लम। हाँ बता, हाँ बेटा फोर्स बताना है आपको। इतना टाइम लगाओगे यार, कितने बार पढ़ा चुका हूँ। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये बताया भैया मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मैंने कल पढ़ाई थी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q के कारण। यश बताओ Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर। सर एक और बताया था, और बस यही था और कुछ नहीं बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से बताया था, डाइपोल की वजह से नहीं पूछ रहा हूं मैं पॉइंट चार्ज का पूछ रहा हूं। याद आया? यस सर। हाँ तो बच्चों ये हो गया F इक्वल टू ये इतना हो गया। अब बच्चों जरा इसको देखो ध्यान से, F को।
एफ को ध्यान से देखो, क्या आप इसको क्यू नॉट को बाहर निकाल करके 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। तो आप इसको क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर लिख सकते। हाँ, मतलब एक जबरदस्त फॉर्मूला हमारे काम में आ रहा है बच्चों कि f का मैग्नीट्यूड f वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई। हाँ, तो f इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई लिखो फॉर्मूला। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है f का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई का मैग्नीट्यूड। चलो नोट करो इतना पहले प्लीज। किसको समझ में नहीं आया इस पर डिस्कशन करें प्लीज। नोट करो। एक बार करा चुका हूं, फिर भी आज करा रहा हूं क्योंकि अब इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे। नोट करिए सभी लोग। अच्छे से समझ में आया? मतलब अगर क्या कह रहा है ये चीज, ये कह रहा है कि अगर फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ये क्या कह रहा है, अगर ई फील्ड पर क्यू नॉट चार्ज को रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये बता रहा है। यस सर लिख लिया। चलो देखो, तो ये चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका मतलब F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यूनिट क्या बन गई, एफ को नापते हैं न्यूटन में और क्यू को नापते हैं कूलम में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। डन। यस सर डन। अब सीखो बच्चों, क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं। ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं क्यू नॉट, जैसे जोरदार हवा बह रही है और तुम यहां आके खड़े हो गए, तो क्यू नॉट पे मतलब आपने अगर क्यू नॉट चार्ज को ई फील्ड पे रखा है तो बताओ इस पर क्या लगेगा, फोर्स। किस तरफ लगेगा, फील्ड की तरफ कि फील्ड के अपोजिट तरफ? फील्ड की तरफ। बिल्कुल सही। तो इस पर फील्ड की तरफ ही फोर्स लगेगा। तो ये बना लो बच्चों इस पे फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार और बताऊंगा अभी। चलो लिख लिया, मैं इरेज कर रहा हूं इस सीट को, मतलब सेव कर रहा हूं, अभी आपको दे दूंगा मैं, डोंट वरी। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है। यस सर डन। तो देखो बच्चों, एक बार फिर से मैं बहुत अच्छी बात यहां पे बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई गया हुआ है और इस पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉरवर्ड जा रहा है, आप डायरेक्शन भी दे रहा हूं, अगर आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे क्यू नॉट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ई वेक्टर। तो बताइए, देखिए क्या हो रहा है, जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स जो है आगे की तरफ धक्का खा के ये चार्ज मूव करेगा। बोलो डन। यस सर डन। ओके। अगर आपके पास ये फील्ड जा रहा है और अगर आप यहां पर टेस्ट चार्ज नेगेटिव रख दें, माइनस चार्ज रख दें, नेगेटिव Q0, तो ये जा रहा है फील्ड। बताइए फोर्स कहां लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट?
बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब प्लस क्यू नॉट नहीं है, अब माइनस क्यू नॉट है, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई। आपको पता है कि वेक्टर में कोई चीज माइनस आ जाती है तो वेक्टर का चेहरा ही पलट जाता है, तो इस पर चार्ज पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। बच्चों बना लीजिए ऐसे आराम से, ये बहुत काम का है। मतलब याद रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की तरफ लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होता है फील्ड के साइड में लगता है। डन। जस्ट हमने हाँ बनाओ, आराम से बनाओ। यस सर डन। जय क्लियर, सभी बच्चे बोल दें एक बार डन। क्लियर ना बच्चों? हर्षिता तुम्हारी आवाज नहीं आई आज। यस सर। चलिए हाँ बेटा जल्दी नोट कर लो। तो कल जो दो डेरिवेशन कराए थे उसमें से एक एग्जाम में पक्का आएगा, और फर्स्ट टर्म में तो लिख के ले लो, स्कूल वाले ऐसा हो नहीं सकता कि ना दें, वो तो है ना। ऑनलाइन पेपर हुए तो अभी से लिख करके रख लो अपने स्कूल का नाम डाल करके। वो दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगा। चलो चले आगे आर्यन। चलो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखो। डिराइव द रिलेशन फॉर डिराइव द रिलेशन फॉर टॉर्क acting on an electric dipole, torque acting on an electric dipole provided in या kept in uniform electric field, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए रिलेशन बनाओ, डेरिवेशन करो। उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए डेरिवेशन बनाओ, मतलब टॉर्क को डिराइव करो। डिराइव टॉर्क। अब पहले बच्चों फीलिंग लाओ टॉर्क क्या है। 11th क्लास आपने पढ़ी नहीं अच्छे से तो और थोड़ी मुसीबत बढ़ जाती है, बट मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं 11th का अच्छे से कर सकूं। अब पहले समझो भैया टॉर्क क्या होता है। टॉर्क, TOURQUE। टॉर्क को सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो टॉर्क मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मतलब कितने फोर्स? दो फोर्स है ना। तो आप चाहो तो और शुद्ध भाषा में लिखना हो तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस लिख सकते हो। ये लिख लो भाई, टॉर्क का मतलब क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। कितने फोर्सेस रहते हैं? दो फोर्सेस रहते हैं, तो भैया एक्चुअली इसको कपल भी लिख सकते हो। कपल मतलब दो, जोड़े से। तो कई बार इसको बोलते हैं टॉर्क ऑफ अ कपल। तो बात वही है, चाहे आपको टॉर्क बोला जाए या टॉर्क ऑफ अ कपल बोला जाए, बात एक ही है। और रोटेशनल इफेक्ट को क्या बोलते हैं भैया फिजिक्स में? फिजिक्स में रोटेशनल इफेक्ट को बोलते हैं मोमेंट, ठीक ना। तो घूमने को बोलते हैं मोमेंट, घूमना, ठीक ना। चलो तो अब हम बच्चों कपल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हाउ मेनी फोर्सेस? टू फोर्सेस। तो लिखते टू नहीं है क्योंकि दुनिया जानती है कि दो फोर्स लगेंगे तभी टॉर्क बनेगा, या उसको कपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों कैसे, अब मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। बच्चों को देखा होगा लड़कियां जो होती हैं वो गेम खेला करती हैं, आप लोग देखे होंगे। वो हाथ पकड़ करके एक सहेली का हाथ ये पकड़ लेती है और दूसरी एक सहेली का हाथ ये पकड़ लेती है, और दोनों एक दूसरे को खींच करके एक अपना एक्सेस सेट करती हैं और घूमने लग जाती हैं। देखा है ना ये गेम स्कूलों में
एक दो साल पहले देखा होगा, छोटे बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, बड़े बच्चे नहीं खेलते। तो आप इनकी गतिविधि पर नज़र रखो, ज़रा देखो ये लोग जो जो फोर्स लगाती हैं वो कैसे लगाती हैं। आप फील करना है इस बात को। मान लो ये लड़की को, शुरुआत में ये लड़की एकदम सीधी खड़ी हुई थी, ये इसका हाथ था, आपने देखा होगा ये अपने आप को इधर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, और दूसरी वाली लड़की जिसका हाथ ये है, ये अपने आप को उधर की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। बोलो बच्चों यस कि नो? ये इधर की तरफ और ये बाहर की तरफ। बोलो यस और नो। भाई समझ में आ रहा जय कि नहीं आ रहा? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है आर्यन। आर्यन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आर्यन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। एक बार और सर। हाँ आप ठीक है। तो भैया देखो, ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये वाली गर्ल्स इधर आने की कोशिश करेगी बाहर की तरफ, और ये वाली गर्ल्स पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तभी इनका ये गोल गोल चक्कर क्रिएट होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो यार ये जो फोर्स बाहर लगा रही है इधर, और ये फोर्स लगा रही है इधर, तो इसके फोर्स की वजह से, और दोनों इक्वल फोर्स लगाती हैं, तो इक्वल फोर्स की वजह से दोनों घूमने लगती हैं। इस घूमने के इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? टॉर्क। समझ में आया बच्चों? तो अब हमें, मतलब टॉर्क कब क्रिएट होता है? टॉर्क तब क्रिएट होता है जब इक्वल फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। देखो ध्यान से, ये फोर्स है, ये एक लड़की का हाथ है, ये दूसरी लड़की का हाथ है। एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा फोर्स इधर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? बोलो भाई। है? यस सर। हाँ। तो बेटा यहाँ पर ये घूमने लग जाएगा और ये टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है किसका टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। ये 11th क्लास की स्टडी थी, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क कौन क्रिएट करता है भाई? बोलो आर्यन, टॉर्क कौन क्रिएट करता है? टॉर्क कौन क्रिएट करता है? वो क्रिएट टॉर्क। बोलो यश, कौन क्रिएट करता है टॉर्क? रोटेशनल मोशन। नहीं, गलत भैया। मैंने पूछा टॉर्क कौन क्रिएट करता है, आपका जवाब होना चाहिए सर परपेंडिकुलर फोर्सेस टॉर्क क्रिएट करते हैं। कौन टॉर्क क्रिएट करता है? परपेंडिकुलर फोर्सेस। हाँ, परपेंडिकुलर फोर्सेस टॉर्क क्रिएट किया करते हैं भैया। एक फोर्स यहां लगता है, एक फोर्स यहां लगता, तो ये टॉर्क क्रिएट हो जाता। ठीक है, चलो अब अपने डेरिवेशन पे आते हैं, टॉर्क कैसे लगेगा। हाँ, इस स्नेहा, नेहा, आवाज आ रही मेरी? क्लास में हो? यस सर। चलो बेटा पढ़ना शुरू करो। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़िए बेटा। Let a dipole be held in a uniform external electrical field at इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, what ई is वेक्टर E vector at एट एन एंगल थीटा, centimeter? एट एन एंगल थीटा, At an angle theta with the direction of चलो देखो वेक्टर ही। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड बेटा। इसमें ये कहा जा रहा है कि लेट अ डाइपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी है? ई, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में एक डाइपोल बना लो। डाइपोल मतलब एक एंड माइनस, एक एंड प्लस। चलो मेरे साथ साथ बनाते जाओ। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बनाओ। क्या बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बढ़िया सा। चलो बनाओ सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ सब लोग मेरे साथ में। बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म है मतलब पैरेलल रहेगा। मेरे साथ बनाना। ओके, अब एक डाइपोल रख दो बच्चों। डाइपोल का एक कोना नेगेटिव होता है, एक कोना पॉजिटिव होता है। ये डाइपोल रख दो। हर्षिता, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव?
भाई कोई भी बता दे, हर्षिता नहीं रिप्लाई कर रही तो। नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एरो बना लो बच्चों। ये किसका वेक्टर है? ये पी वेक्टर है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी। चलो जय, यश, यस ये कौन सा चार्ज है ऊपर की तरफ बता बेटा? प्लस प्लस चार्ज। यार इसको भगाए, ले जा डुबू। हाँ तो प्लस चार्ज पर ये बताओ जय कि प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगता है? फील्ड के डायरेक्शन में कि फील्ड के अपोजिट? फील्ड के डायरेक्शन। वेरी गुड। तो बेटा जो अपना फोर्स बनाया है वो क्यू ई बनाओ। अब फोर्स क्यू ई क्यों लिखा है बेटा? मैंने पढ़ाया आज ही क्लास में कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बोलो? यस सर। हाँ इसीलिए पढ़ा दिया था। वहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू था, क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट ई आ रहा था। अब यहाँ पे आ गया क्यू ई, तो एक फोर्स बनाओ बेटा क्यू ई आगे की तरफ। आर्यन इस वाले चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, आगे या पीछे? कौन से नेगेटिव वाले पे? हाँ बेटा हाँ पीछे लगेगा मतलब। हाँ बिल्कुल ऐसी क्लियर आवाज आनी चाहिए और माइक ऑन रखो बिल्कुल। अब इतने बढ़िया एरिया में बैठे हो, शांति प्रिय एरिया में, तो बिल्कुल माइक ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बढ़िया साउंड से रिप्लाई दो। तो भैया पीछे की तरफ फोर्स लगा लो भैया, क्यू ई लगा लो, फोर्स बन गया फोर्स। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये वही सिचुएशन हो रही कि वो लड़कियां जो हैं घूम रही हैं और एक इधर फोर्स लगा रही है, एक इधर फोर्स लगा रही है। ध्यान से देखिए क्या ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? है सर। यस सर। चलिए तो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो। क्यों ढूंढ लो? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला 11th क्लास में था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा 11th क्लास के फॉर्मूले जबरदस्त आएंगे, प्लीज ये मत पूछना कि सर डिराइव करो इसको, सीधे लिख लो। ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास का, टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो, कई बार आएगा। टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ठीक है, लिख लिया ना? लिख लिया बच्चों? यस सर। ओके अब ये बताओ मेरे को बच्चों कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, डाइपोल की डिस्टेंस, डाइपोल की डिस्टेंस जो होती है युवराज, डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू कितनी हुआ करती है? कितनी होती है? 2l, जिसको अपन 2a बोलते हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस को लिख लो 2a, ये लिखा हुआ है 2a, लिख लिया? हाँ बहुत अच्छे से सुनना भाई। अब ये 2a है, डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है जल्दी बताओ? थीटा। शुरुआत में ही बता दिया कि डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है कि डाइपोल, हाँ डाइपोल की डायरेक्शन ये गई है बेटा, ये गई है डाइपोल की, ये देखो माइनस से प्लस, और ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा। अब बताओ बच्चों अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? अरे महानुभावों करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा ना, ये भी थीटा हो जाएगा। चलिए ये थीटा हो गया, ओके ये हो गया 2a, ये हो गया थीटा। तो फिजिक्स की भाषा में 2a का जो थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट गिरता है वो क्या होता है बोलो? 2a cos थीटा। और फिजिक्स और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिरता है वो क्या होता है? साइन थीटा। चलो अगर नहीं भी पता है, साइन थीटा नहीं भी पता है तो डोंट वरी बच्चों, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है फोर्सेस के बीच की। क्यों निकालनी है? डायग्राम देख लो समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास जो है चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आपके पास चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। देखो ध्यान से कैसे, ऊपर का फोर्स ये है QE और नीचे का फोर्स है माइनस QE पीछे की तरफ। यस ये माइनस QE पीछे की तरफ, माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो देखो एक फोर्स ये जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी। ये फील कर पा रहे हो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? भैया एक फोर्स ये जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है। अब आपसे बोला गया दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी निकालो, तो यही तो निकालोगे भाई।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी कि नहीं होगी? होगी। इतना ऐसे मरे हुए साउंड में बोलते हो, पूरा कॉन्फिडेंस की बैंड बजा रहे हो हर्ष तुम तो। यस सर होगी, जैसे होगी सर, होगी। आज फिजिक्स, यस सर होगी। हाँ आज फिजिक्स की अंतिम नहीं है भाई, कोरोना नहीं हुआ फिजिक्स को, कॉन्फिडेंस में बोलो। तो भैया ये 2a है और ये अपने पास ये 2a है, ये थीटा, ये x निकालना है। तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन हाइपोटेनस हो गया 2a, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस ये हो गया 2a, तो भैया x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 2a साइन थीटा। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2a साइन थीटा। वापस आ रहा हूं अपनी शीट पे, तो देखो ये जो x था, x को 2a साइन थीटा लिख दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। चलो चलिए बताइए, एक फोर्स QE लग रहा है, एक फोर्स प्लस QE लग रहा है। बताओ मेरे को आर्यन, सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि माइनस आगे पीछे, 0 आगे पीछे दोनों लड़कर के 0 हो गए केवल। बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या क्रिएट करते हैं? टॉर्क क्रिएट करते हैं। हाँ पढ़िए आर्यन, द फोर्सेस the forces on charges plus q and minus q resulting in a torque on the dipole which rotates the dipole। हाँ, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिल करके एक टॉर्क बनाएंगे जो कि डाइपोल को रोटेट करने लगेगा। ओके, ये डाइपोल को रोटेट करने लगेगा और ये डाइपोल को रोटेट करके कहाँ लाना चाहेगा? बस बताओ भाई यशराज, ये डाइपोल को रोटेट करके, ये जो फोर्स है ये डाइपोल को रोटेट करके कहाँ लाने चाहेंगे बताओ? परपेंडिकुलर। गलत, क्यों लाना चाहेंगे परपेंडिकुलर? पैरेलल पैरेलल पैरेलल, फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेंगे ना, तभी तो भाई फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेंगे कि नहीं लाना चाहेंगे बताओ? फील कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेंगे, इसके कारण वो उसको घुमाना शुरू कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा देखिए, हाँ पढ़ो, 10 द टॉर्क, thus the torque tend to align the dipole axis along the direction of field E vector। पढ़ो, the magnitude, the magnitude of torque is equal the magnitude of each force QE multiplied by the perpendicular distance between the two anti-parallel forces। बिल्कुल सही। तो ये 11th क्लास का फॉर्मूला है कि भैया जो टॉर्क होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ करता है कोई भी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ भैया यहाँ पर फोर्स कितना है भाई आर्यन? टॉर्क, फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी है? फोर्स कितना लग रहा है? कहाँ 0 है भाई, कोई एक फोर्स की बात हो रही है, दोनों की नहीं बात हो रही है। QE, कितना फोर्स लग रहा है बेटा? QE, इधर पीछे लग रहा है प्लस QE, इधर लग रहा है आगे प्लस QE, इधर QE। तो QE मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली? तो सर फोर्स सर 0 तो हो गया सर, नेट फोर्स मतलब। अच्छा, तो अच्छा अकेले एक एक का निकाल रहे हो आप? बेटा टॉर्क क्रिएट करने के लिए एक फोर्स का इफेक्ट लिया जाता है, ईच फोर्स, देखो लिखा हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना। टॉर्क का जो होता है रोटेटिंग इफेक्ट होता है, याद करो मैंने क्लास में पढ़ा के बताया था आपको कि जो सिंगल फोर्स होता है वो स्लाइडिंग इफेक्ट देता है, घसीटता है, मगर टॉर्क जो होता है रोटेट देता है। जब टीचर तुम्हारे कान को पकड़ के मरोड़ता है ना तो वो टॉर्क देता है, बट जब कान को खींचता है तो वो वर्क करता है, फोर्स स्लाइड करता है, समझे? हाँ, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली यशराज? 2a sin थीटा। बिल्कुल सही, 2a sin थीटा। तो यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 2a sin थीटा। चलो अब एक बार बताओ बच्चों की Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? P बोलते हैं सर। बिल्कुल सही। P मतलब क्या होता है बताओ अंकिता? P का मतलब, P का मतलब कौन बताएगा भाई? P का मतलब पलटो पन्ने, हद कर रहे हो यार। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यार।
तो पी क्यू इंटू 2a साइन थीटा, तो ये कितना हो गया पी, और सॉरी ई बच गया, ई छूट गया, तो बन गया ये कितना पी ई साइन थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, तो आंसर साइन थीटा को गायब कर दोगे तो क्या आएगा पी क्रॉस ई। क्यों साइन थीटा को गायब करके आएगा पी क्रॉस ई? क्योंकि 11th क्लास का एक और फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं मैं। 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट का, याद कीजिए। तो 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था भैया? ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। याद आया? तो अगर आप साइन थीटा को गायब करते रहे हो, अगर ये वाला पार्ट था तो साइन को गायब करते रहे हो तो क्रॉस में बदल जाता था। तो यहाँ पर क्या था अपने पास? यहाँ पे है पी मॉड ई साइन थीटा, ठीक ना। और तो यहाँ पे इसको गायब करके क्या लिखोगे? इसको लिखोगे पी क्रॉस ई। चलो, तो आंसर टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई? पी क्रॉस ई। तो इस तरीके से टॉर्क क्या होगा? पी क्रॉस ई। और पी क्रॉस ई जो वेक्टर जनरेट करता है वो कैसा होता है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब पी और ई के प्लेन के परपेंडिकुलर। समझो कैसे? जैसे ये पी लग रहा है और ये ई लग रहा है ना, ये पी लग रहा है और ये ई लग रहा है। तो जो पी क्रॉस ई जाएगा यानी जो टॉर्क जाएगा वो कैसे जाएगा? इसके दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। बोलो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, कहां पर किसी को डाउट है भाई पूछो प्लीज एक बार। चलो ठीक है, मतलब कि सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों ये डायग्राम बना लीजिए। एक पे फोर्स बैकवर्ड लगेगा, एक पे फोर्स जो है आपका वो आगे की तरफ लगेगा, और आगे की कारण ये जो है टोटल टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और टॉर्क का जो मोमेंट आता है, जो टॉर्क आएगा, फोर्स का मोमेंट जो आएगा, फोर्सेस का मोमेंट, वो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्यू ई इंटू 2 इंटू ए साइन थीटा, और q इंटू 2a को क्या कह दिया मैंने? p कह दिया बच्चों। तो ये बन गया p e साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैं p क्रॉस e। भाई सभी बच्चे कंफर्टेबल है? हर्षिता आज एक बार भी क्लास में तुम्हारी आवाज़ नहीं आई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है ना। तो इसको अभी मैं भेज दूंगा। ओके, देन बच्चों लिखिए कंडीशन। अब देखिए बच्चों, दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए क्या सिचुएशन थी, ये आपके पास डाईपोल था। अगर डाईपोल जो है फोर्स इधर इसको खींचेगा, रोटेट हो करके ये ऐसा आ जाए, इसी के ऊपर लेट जाए, मतलब कैसा हो जाए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था और डाईपोल इसी के ऊपर आ जाए। तो मुझे बताओ इस समय यशराज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाईपोल के बीच का एंगल कितने डिग्री बचेगा? 0 डिग्री। बिल्कुल सही। हाँ, अभी सही बोले थे बेटा, ऐसे था ना डाईपोल, अभी इस तरफ था ना। 180 के लिए तो उल्टा घूमना पड़ेगा बेटा। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप डाईपोल को, अगर यदि डाईपोल मान लो उल्टा फोल्ड हो जाए, मतलब पीछे की तरफ का मतलब कैसे? ऐसे समझो, ये जा रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाईपोल है, ठीक ना। अगर आप जबरदस्ती इस डाईपोल को पकड़ करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाईपोल की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर आप इस डाईपोल को पकड़ करके ले जाओ, इसको इधर घुमा दो और इसको इधर घुमा दो, और क्या हालत कर दो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाए अपना, और आपने ये ला दिया उल्टा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव ला दिया और यहाँ पे ला दिया पॉजिटिव। तो डाईपोल ऐसे जा रहा है। तो अब बताओ यशराज, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाईपोल के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अगर पिछला वाला स्टेबल था तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। बिल्कुल सही। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो यशराज पढ़ो बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। व्हेन
when vector P is along vector with vector E, हाँ, angle theta is equal to 0 degree, हम्म, then T is equal to PE sin 0 degree, हाँ, that is equal to 0. The dipole is an stable equilibrium. चलो ठीक है। हाँ निशांत, आवाज आ रही है? क्लास में हो? यस सर। हाँ निशांत, ये बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सर? में। हाँ बेटा अंकिता बोलो। सर अगर थीटा 90 डिग्री पे हो ओके, हाँ, तब तो टॉर्क मैक्स हो जाएगा ना? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। थीटा 90 डिग्री होने पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, अब बीच में आपने ये बात करी है तो मैं बता देता हूँ बच्चों। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला है हम लोगों ने सॉल्व करके। टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाला है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कब होती है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो जिस समय साइन थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, उस समय टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? P इंटू ई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। तो बच्चे लोग साइड में नोट कर लें कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा PE। क्लियर? तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू PE हो जाएगी, ठीक है ना? तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा PE। चलो, हाँ मैं पूछ रहा था तुमसे अभी निशांत कि यहां पर थीटा इक्वल टू 0 है। निशांत बोलो यस। निशांत, निशांत हो भैया, मीटिंग में बोलो यस। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिख रहा है फर्स्ट केस में कि नहीं दिख रहा है? चलो भाई, हाँ भाई, Yes sir, दिख रहा है। हाँ आप बताइए नेहा, फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 0 दिख रहा है? नेहा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है? और कौन चुप बैठा हुआ है? हर्षिता है ही नहीं क्लास में। जय, जय थीटा कितने डिग्री दिख Yes, रहा है sir. इसके? थीटा 0 डिग्री है। बताओ इस कंडीशन में टॉर्क कितना एक्ट करेगा? सर इस पे सर 0। बिल्कुल सही, टॉर्क 0 एक्ट करेगा बच्चों, बिकॉज टॉर्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा, और साइन 0 कर दिया आपने तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आर्यन क्लियर हुआ? सो द डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? सेकेंड केस में थीटा 180 डिग्री है। आर्यन ये बताओ कि सेकेंड केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? आवाज नहीं आ रही आर्यन? किसकी? टॉर्क की वैल्यू आर्यन आपसे पूछ रहा हूं, सेकेंड केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? भैया सेकेंड केस में, यशराज बोलो, सेकेंड केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? सर 0, इसमें भी 0। सेकेंड केस में भी टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि भले ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। साइन 180 टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आपकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, यहाँ से बिल्कुल सही जा रही है भाई मेरी आवाज। देख लो मेरी आवाज का मीटर ये लगा रहा है, देखो कितना शानदार आउटपुट है, 40 डेसिबल से ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं सवाल कर रहा हूं आपसे आर्यन कि फर्स्ट केस में टॉर्क की वैल्यू बताओ। फर्स्ट केस में टॉर्क की वैल्यू बताओ बेटा। 0 होगी। और सेकेंड केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है बच्चों, और साइन 0 डिग्री भी 0 होता है। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों, इसका एक बार इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस ऐसे ही जल्दबाजी में। डन सर। चलो सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि ये शीट दे रखी है मैंने, इसको कर लेना। सर फर्स्ट वाला दिखा दीजिए। ये लो भाई, शीट है मगर फिर भी मेरा वाला डायग्राम है ना, इसलिए मैंने कहा ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। यस सर डन। चलो सेकंड वाला ये ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। थर्ड वाला स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए,
थर्ड से इंपॉर्टेंट फोर्थ है, ये वाला ले लो। ये एक स्टेबल वाला केस दिया है और एक अनस्टेबल वाला केस दिया है, तो इसके नोट्स अभी के अभी बना लीजिए। सर एक बार हाँ बेटा ये आर्यन तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलो डन, क्लियर, चलो डन। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला इसे बता दो सर। थर्ड वाला केस ये है। थर्ड वाला केस सुनो। थर्ड वाले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो फील्ड के साथ डाइपोल का एंगल 0 डिग्री होगा, उस समय टॉर्क इक्वल टू 0 होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस में बेटा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, मतलब ये टॉर्क जो है पूरा पूरा मुड़ करके, ये जो डाइपोल है ये 100% मुड़ करके पीछे हो जाएगा। ये देखो ये मुड़ते 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 पूरा पीछे पीछे पहुंच जाएगा, और पीछे जब पहुंच जाएगा तो ये थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने पर ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक डालिए आप लोग, ये नोट्स से करके आना है। टॉर्क इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डाल लीजिए, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है।